Good morning, students. Welcome to Vidapani online classes. Myself, Aditya Solanki, I am your social science teacher, and this is your third video of this chapter. In today's video, we are going to start our discussion from the heading Causes for the Defeat of the Rajputs. आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे Causes for the Defeat of the Rajput हेडिंग से। इसके पहले की जो दो वीडियोस थी, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था अर्ली मेडिवल्स की कुछ किंगडम्स के बारे में, डायनेस्टीज़ के बारे में, फिर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा था मैंने कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, किस लिए लड़ाई हो रही थी, किसके लिए हो रही थी, कन्नौज में कंट्रोल पाने के लिए। देन हम लोगों ने राजपूत को पढ़ा, चौहान्स को पढ़ा, और चौहान्स के ऊपर किसने आक्रमण किया था, तुर्किश ने, यानी कि तुर्क के लोगों ने, और वो क्यों हारे थे, उनके जो रीजंस हैं वो हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट देयर वर मैनी फेमस राजपूत किंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था ऊपर कि कई सारे ग्रेट फेमस किंग थे राजपूत के इस पीरियड के दौरान। दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी। These battles made them weak. That is why they could neither defend themselves individually nor unite against the Turkish invasion. They were always fighting with each other, यानी कि वो आपस में ही लड़ा करते थे। These battle made them weak, और इन बैटल ने उनको कमजोर कर दिया। That is why they could neither, इसी वजह से ना तो वो खुद को अकेले डिफेंड कर सके और ना ही तुर्किश इन्वेंशन के अगेंस्ट एक साथ खड़े हो सके। फिर सेकेंड रीजन है आपका द तुर्क वर मिलिटरीली सुपीरियर टू द राजपूत, यानी राजपूत के कंपैरिजन में तुर्क के पास मिलिट्री पावर भी बहुत ही ज़्यादा थी। The rulers had no standing army. They had to depend on their feudal lords. रूलर्स के पास, यानी कि जो हमारे राजपूत रूलर्स थे, उनके पास खुद की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। वो हमेशा अपने फेडरल लॉर्ड्स पे डिपेंड रहते थे, यानी कि जो उनके जागीरदार होते थे उस पर निर्भर होते थे। द तुर्किश इन्वेंशन फेल्ड टू अरोज नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस इन इंडिया। द मासेस डिड नॉट रियली कोऑपरेट विद द रूलर। और तुर्किश फेल भी हुए नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को उजागर करने में, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, मासेस मतलब यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो जनता थी, उन्होंने तुर्क को कोऑपरेट नहीं किया। सेकेंड है फिर आपका तुर्किश रूल, तुर्किश इन्वेंशन। विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धना देयर वाज चर्च इन नॉर्थ इंडिया एंड एवरीवन वाज busy in capturing small kingdom that to take notice of the invention of Turks. The Turkish invasion in India took place in around the 11th century, with Mahmud of Ghazni raiding the country all the way from Afghanistan. हर्षवर्धन की डेथ के बाद, अब हर्षवर्धन एशियन इंडिया के सबसे महान राजा माने जाते थे, सबसे महान आखिरी राजा माने जाते थे। और उसके बाद जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी किंगडम थे, वो उसमें जो छोटे छोटे राजा थे वो छोटे छोटे किंगडम्स को हड़पने में लग गए, कि जिससे कि उनका साम्राज्य बड़ा बन सके, और जिससे कि तुर्क या टर्की की नज़र इनके ऊपर पड़ी। ये जिस चीज़ ने टर्की का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचा। द तुर्क इन्वेंशन इन इंडिया टुक प्लेस इन अराउंड द 11th सेंचुरी, और तुर्क इन्वेंशन अराउंड 11th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। ये एक बार इन्वेंशन नहीं किया था, इन्होंने कई बार आक्रमण किया था भारत पे, विद महमूद ऑफ गजनी के साथ। अब महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 CE, यानी कि इनका राज्य कब तक चला था, 957 से लेके 1030 तक। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इसने अपने जो कंट्रोल था वो
आगे बढ़ाया कहाँ तक, सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये इसके इतने बीच के एरिया में उसका राज था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक वेल्थ एंड बिल्ड अ लार्ज आर्मी, और जो वेल्थ थी या जो धरोहर थी उसको वापस लाने के लिए और एक बड़ी आर्मी बनाने के लिए, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम बिटवीन 1000 टू 1027। उसने सब कॉन्टिनेंट को, यानी कि सब कॉन्टिनेंट से हम लोग इंडिया को डिनोट करते हैं, सब कॉन्टिनेंट को 17 बार लूटा, यानी 17 बार इसमें आक्रमण किया, 1000 से लेके 1027 के बीच में। ही अटैक्ड मेनली ऑन द टेम्पल्स एंड टाउन इन द नदर्न इंडिया, और वो ज़्यादातर टेम्पल्स यानी कि मंदिरों और टाउन्स पर आक्रमण करता था नॉर्थ इंडिया के। दिस वॉज बिकॉज ही हैड हर्ड दैट देयर अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी केप्ट इन द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। वो इसका रीज़न यह था कि उसने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा सोना और ज्वेलरीज भारत के मंदिरों में रखी जाती थी। सम ऑफ हिज फेमस कैंपिंग वर अगेंस्ट नगरकोट, थानेश्वरा और मथुरा एंड कन्नौज। उसके कुछ फेमस कैंपिंग थे नगरकोट में, थानेश्वर में, मथुरा में और कन्नौज में। हिज 15th इन्वेंशन अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल, और जो उसने 15वीं बार आक्रमण किया था वो सोमनाथ टेम्पल में किया था, इन गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है। वॉज द मोस्ट डिजास्टर्स वन, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशपूर्ण माना जाता था। ही लूटेड द टेम्पल एंड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ, ही यूज्ड सम ऑफ इट्स वेल्थ टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ गजनी। ही डाइड इन 1030। इसने उस मंदिर की जितनी भी वेल्थ थी सब लूट ली थी और उसको यूज़ किया था अपनी सिटी गजनी को सुंदर बनाने में या उसको बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्ट करने में। ही डाइड इन 1030 CE, और 1030 CE कॉमन एरा में इसकी डेथ हो गई। महमूद वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। महमूद को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी इंडिया के बारे में जानने के लिए और यहाँ की कंडीशन, यहाँ के लोगों की कंडीशंस के बारे में जानने के लिए। सम इन वन ऑफ इट्स कैंपिंग महमूद वॉज accompanied by a great Persian scholar एल बरूनी। ये एल बरूनी एक स्कॉलर हैं पर्शियन के, है ना। एल बरूनी लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया। एल बरूनी कई साल तक भारत में रहे। लर्न संस्कृत, और संस्कृत भी इन्होंने सीखी। एंड रोट एन एक्सीलेंट बुक ऑन इंडिया, और एक बहुत ही अच्छी बुक भारत पर लिखी, नेम्ड, जिसका नाम था किताब अल हिंद, विच इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है हिस्टोरियन के लिए, जो कि इस टाइम पीरियड के बारे में बताती है, यहाँ के लोगों की कंडीशन के बारे में बताती है, चाहे वो सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो। अब हम लोग यहाँ पे डू यू नो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अल बरूनी वॉज अ फिलोसोफर साइंटिस्ट। अल बरूनी एक फिलोसोफर भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। हुज किताब अल हिंद, यानी जिनकी किताब अल हिंद, जो कि बुक का नाम है, वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन इंडियन साइंस, रिलीजन एंड सोसाइटी। अब पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि हम लोग साइंस और आर्ट के मामले में काफ़ी आधुनिक थे। इस वजह से अल बरूनी ने यहाँ की लैंग्वेज को सीखा, यानी संस्कृत लैंग्वेज को सीखा, और यहाँ के जितने भी उन्होंने चीज़ें सीखी साइंस की फील्ड में, रिलीजन की फील्ड में, सोसाइटी की फील्ड में, वो सभी का डिस्कशन इन्होंने अपनी किताब में किया है। हिज बुक इन हिज सर्वे of Indian life based on his study and observation in India from 1017 to 1030 CE। और इनकी जो किताब है वो एक तरीके के सर्वे है, यानी कि वो ये अलग अलग जगहों पर गए, वहाँ के लोगों को देखा और उसकी जानकारी अपनी किताब में लिखी। एक ऑब्जर्वेशन, एक स्टडी है भारतीय लोगों के बारे में जो कि इन्होंने की थी, जिसका निरीक्षण इन्होंने किया था 1017 से लेके 1030 के बीच में, यानी कि इन 13 सालों के बीच में। स्टूडेंट, योर नेक्स्ट हेडिंग इज मोहम्मद गोरी।
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी was a ruler of a small kingdom of Ghor in Afghanistan. शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रूलर थे एक स्मॉल छोटे से किंगडम के, इसका नाम गोर था, जो कि अफगानिस्तान में था। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट जस्ट टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी बस इतना सा अंतर था कि दोनों ने ही आक्रमण किया था भारत में, बट महमूद ऑफ गजनी केवल लूटने के इरादे से आए थे, बट मोहम्मद गोरी ने लूटा भी था और यहाँ पे अपना मुस्लिम साम्राज्य भी स्थापित किया था। पृथ्वीराज चौहान वॉज कंटेम्प्रेरी टू गोरी, यानी कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समानकालीन, यानी कि एक ही समय पर होने वाले, यानी कि जिस टाइम पे ये गोर का साम्राज्य था उसी टाइम पे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का भी साम्राज्य था। इन 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। इन दिस बैटल गोरी हैड टू फील फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वुड्स। और 1191 में, यानी कि जिसको आप फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान भी कहते हो, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इनको बैटलफील्ड छोड़ के भागना पड़ा था। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन अगले ही साल यानी कि 1192 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान में। लेटर गोरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज, और उसके बाद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया, जो कि एक राजपूत रूलर थे कन्नौज के। विच मार्क द एंड ऑफ राजपूत रूल इन नॉर्थ इंडिया, जिसने कि राजपूत रूल का एंड हो गया, पतन हो गया नॉर्थ इंडिया में। गोरी हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर कॉन्क्वेस्ट ऑन हिज जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक, और गोरी ने ये जो जिम्मेदारी थी कॉन्क्वेस्ट की, ये अपने जनरल को दी थी जिनका नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक, हु बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर गोरीज डेथ, और जो कि सुल्तान बन गए थे दिल्ली के गोरी की डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद। और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान भी थे। स्टूडेंट, हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी के चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।